नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सेट करा रहे हैं। आज टेस्ट 4 है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। साइंस के 25 क्वेश्चन तक हम लेते हैं, 20 से 25 के बीच होते हैं, कभी 21, 22, 23, 24 इस रेशो में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए अध्ययन कोचिंग पॉइंट। ठीक है, तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रहे हैं हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के। आज हमारा चौथा सेट है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। कोई भी रॉकेट है, अगर वो अंतरिक्ष में कार्य करता है तो कौन सा सिद्धांत उस पर लगता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जी हाँ, पहली बात तो आपको किसी के संरक्षण का अगर सिद्धांत है, संरक्षण मतलब उसे बचाना होता है, बचाना, संरक्षण मतलब उसे बचाना। तो किसी के भी संरक्षण का सिद्धांत, तो चाहे वो ऊर्जा संरक्षण का हो या गति या द्रव्यमान संरक्षण का हो, उसका मतलब ये होता है न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। बिल्कुल यही द्रव्यमान संरक्षण के बारे में भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन के 2 नियमों को मिला के बना हुआ है। दूसरा नियम और तीसरा नियम, न्यूटन के 3 नियम हैं, ये 2 नियमों को मिला के बना हुआ है। क्या कहता है ये नियम? ये कहता है कि अगर एक या एक से अधिक वस्तु है, ठीक है, और उन पर कोई बाह्य बल लग रहा है, ठीक है, बाह्य बल नहीं लग रहा है, अगर कोई एक या एक से अधिक वस्तु है, उन पर कोई बाह्य बल अगर नहीं लग रहा है, तो उस समय पर जो उस निकाय का, उस बॉडी का जो कुल संवेग होगा, कुल संवेग, कुल मोमेंटम होगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। आप कह सकते हो कि mv बराबर कांस्टेंट, mv बराबर नियतांक, या m1v1 बराबर m2v2 आप इसका कह सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि किसी का भी नियतांक होता है, इसका मतलब यही होता है कि m1v1 बराबर m2v2, मतलब उसके जैसे और उसके इक्वल हो सकते हैं, यही होता है क्या? ठीक है, तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो द्वितीय नियम तो आपको पता ही होगा, इसका क्या होता है, न्यूटन का चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है, मानव के अनिषेचित अंडे। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ बात कही गई है अनिषेचित अंडे की। ठीक है, अनिषेचित मतलब जिसका निषेचन ना हुआ। तो उस समय क्या होता है उसके अनिषेचित अंडे में? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मानव के अनिषेचित अंडों में जो है एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, मानव के टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। और ये 23 जोड़ी होते कैसे कैसे हैं, ये आपको समझना है। ये होते हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, इस तरीके से आप जो हैं ये जो है आपके होते हैं। ठीक है, अगर आपका ये एक्स क्रोमोसोम एक्स से जाके मिलता है तो आपको लड़की पैदा होती है, एक्स एक्स क्रोमोसोम के लिए। अगर ये वाला एक्स जो है आपका वाई से जाके मिलता है तो एक्स वाई बन जाता है, तो ये लड़का पैदा होता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि लड़की पैदा होना या लड़का पैदा होना किसी लड़की के वश की बात नहीं है, जब ये किसी लड़के के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लड़के में ही एक्स और वाई क्रोमोसोम रहते हैं, ना कि लड़की में। लड़की में तो दोनों एक्स रहेंगे, अगर एक्स को किसी से भी टकराएगा तो वो तो लड़की पैदा होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? तो लड़के के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि वो एक्स से टकराना है या वाई से। बात समझ में आ रही है? और हमेशा अंतिम जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, यही रिएक्शन में भाग लेते हैं, जबकि 22 जो हैं ऐसे हैं कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्राणुओं का निर्माण, विरसन में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे शुक्र जनन कहते हैं, जबकि अंडाणुओं में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है उसे अंडजन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, अंडजन ये अलग चीज़ है, ये लड़कियों में होता है, और शुक्र जनन किस में होता है? ये लड़कों में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तत्व X का एक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र है X2O3। जी हाँ, देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो X आवर्त सारणी में वो
एक्स आवर्त सारणी में ब्लैंक्स की भांति समान समूह होने की संभावना है। तो मतलब कौन से समूह के तत्वों के समान हो सकता है? चार आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, चारों अलग अलग समूह के हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक्स निकालना है। क्या निकालना है? आपको एक्स निकालना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है X2O3, विशेष ध्यान रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो O के नीचे जो वैलेंसी लिखी हुई है ये X की वैलेंसी है, और जबकि X के नीचे जो वैलेंसी लिखी हुई है ये O की वैलेंसी है। तो एक दूसरे की अपोजिट वैलेंसी होती है, मतलब संयोजकता है इनकी जो है एक दूसरे के नीचे लिखी जाती है। तो आपको ये समझना होना चाहिए कि जो X की वैलेंसी यहाँ पे 3 आ रही है, तो मतलब 3, जिसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन करने के लिए तैयार है, रिएक्शन में वो भाग लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ये समझें कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में भाग लेते हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना। सोडियम का कितना होता है? 2 8 1। कितना होता है? 2 8 1, 11 होता है, इसका 1 लेता है, ये नहीं हो सकता। मैग्नीशियम का कितना होता है भाई? 2 8 2, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 होता है, ये नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम का क्या होता है? 2 8 3, तो इसका होता है 13। देखा, तो इसके बिल्कुल 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के 4 होते हैं, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर भी है। ठीक है, तो यही आपको देखना है बस, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यदि कोई कारक t समय में W कार्य कर रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखो इसे इस तरीके से लगाएंगे कि P बराबर होता है W/T, और W होता है कार्य T समय, तो W/T मतलब कार्य बटे समय, कार्य बटे समय जिसमें भी होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? वाट कह सकते हो या जूल प्रति सेकंड भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड होता है। स्केरिस का साधारण नाम क्या है? ये पूछ लिया आपसे, स्केरिस का साधारण नाम क्या है, बताइए। तो स्केरिस की अगर बात करें, पहली बात तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, सबसे कम इसी में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसका साधारण नाम है जी राउंड वर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या है? राउंड वर्म है। ठीक है, तो ये जो है राउंड वर्म, अगर ये एक जाति है एक तरीके से, तो इस जाति में कौन कौन से आते हैं? तो स्केरिस ही आता है। एक कौन आता है? स्केरिस आता है। दूसरा कौन आता है? थ्रेड वर्म आते हैं। कौन आते हैं? थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म कह सकते हो आप। ठीक है, और तीसरा क्या आता है? तीसरा की अगर मैं बात करूं, क्या आता है? वुचू एरिया आता है। क्या आता है? वुचूर एरिया। अब ये क्या है, इनके बारे में आप समझेंगे। वुचूर एरिया, थ्रेड वर्म क्या है? देखो, थ्रेड वर्म तो ये होता है कि आपने छोटा बच्चा देखा है, छोटा बच्चा आपने देखा है। ठीक है, तो उसके जो है गुदा, मतलब उसके जो चुनने से हो जाते हैं ना, वो लैट्रिन वगैरह कर देता है, उसको थ्रेड वर्म या पिन वर्म हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु वुचेरिया क्या होता है? ये होता है फाइलेरिया से। ठीक है, इससे जो है फाइलेरिया रोग होता है। अब बात करते हैं राउंड वर्म, तो मैंने आपको बता दिया। इसकी अगर बात करें, इसकी संरचना जो होती है वो बायलेटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और प्रोटोन फीडिया जो है इसके द्वारा जो है ये अपना एग्जिस्टेशन करते हैं, मतलब उत्सर्जन। ठीक है, नहीं बात समझ में आ रही है? आकृति अगर बात करें, ये लंबे और बेलनाकार होते हैं, बस और कुछ नहीं है इसके बारे में, इतना आपने पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अगर ऊपर की ओर फेंका जा गया है तो भूमि से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच सके, एकदम h ऊंचाई पर गई है, और इसके ऊपर जाने के दौरान h के 3/4 अपनी हाइट का 3/4 पर वस्तु में क्या होगा? मतलब 3/4, देखो नीचे से फेंकी गई, आधे पे पहुंची, फिर उससे पहुंच, तो वहां क्या ज्यादा होगा? स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी या वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? देखो, गतिज ऊर्जा तो जब ज़्यादा होगी जब हम बिल्कुल हाथ से फेंकते हो तो बहुत तेज निकल के जाता है। ठीक है, आधे में जाके जो है क्या नाम है, फिर थोड़ा मंदा होता चला जाता है, एंड में जाके फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे वो बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी शून्य हो जाती है, और फिर वो नीचे आने लगता है। ठीक है, तो आप ये देखो 3/4 तो 75% होता है, तो 75% में मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक फाइनल कंडीशन में जाके जब वो शून्य हो जाएगा गतिज ऊर्जा, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वहाँ बढ़ जाएगी, मैक्सिमम होगी। जहाँ गतिज ऊर्जा शून्य होगी वहाँ स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब ये देखो 3/4 अपनी ऊंचाई का 3/4, तो गतिज ऊर्जा तो कम होती जा रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा जो है अधिक होगी और गतिज ऊर्जा कम होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, लाल संवहनीय। ठीक है,
देखो रेड है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। रेड है और ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है भाई? आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ब्लड, रुधिर करता है। रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन सा? तरल संयोजी ऊतक। बात समझ में आ रही है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। तो ये क्या है? एक अंक को दूसरे अंक से तो जोड़ रहा है तरल, ब्लड को एक चीज से ले जा रहा है दूसरे, जो ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर मिल रहा है। ठीक है, वास्तव में अगर संयोजी ऊतक की बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं। एक तो रियल होते हैं, रियल, दूसरा कंकाल में होते हैं, और तीसरा जो है ये होते हैं लिक्विड टाइप के, तरल वाले। तो ये लिक्विड है। तो इसी तरह से एक और तरल संयोजी ऊतक की अगर हम बात करें तो वो होता है लसिका, सफेद कलर की होती है लसिका। ठीक है, रुधिर और लसिका दोनों ही क्या है? ये तरल संयोजी ऊतक हैं। ये आपको समझ लेना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इसका स्वाद कसैला होता है, बिल्कुल इसका स्वाद कड़वा सा होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन करता है भाई? ये तो अम्ल करता है, अम्ल। क्या करता है? अम्ल करता है भाई। ठीक है, और यह जलीय अथवा द्रव्य विलयनों में OH आयन का बिल्कुल OH आयन का, देखो कल इसकी तरह का एक क्वेश्चन आया था कि OH आयन का निर्माण जब अम्ल में ऑप्शन दे रखा था तो ये गलत था। तो कौन करता है OH आयन का निर्माण? ये करता है क्षार, जबकि अम्ल किसका करता है? H+ आयन का। अम्ल जो करता है जलीय विलयन में वो H+ आयन का करता है, और क्षार क्या करता है? OH आयन का। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय कर ली हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं जो हैं तय करी गई हैं। 3 के बारे में आपको पता ही है, ठोस, द्रव और गैस। कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। चौथी प्लाज्मा, चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक है, और 5वीं कौन सी है भाई? 5वीं है बोस आइंस्टाइन। कौन सी है? बोस आइंस्टाइन। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई थी, बोस और आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन, ये टीन कह दो, बोस आइंस्टाइन। ठीक है नहीं, तो ये जगदीश चंद्र बोस जो है भारतीय हैं, दोनों ने मिलकर ये 5वीं अवस्था जो है इसका नाम दिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये है इसकी 5 अवस्था। ठीक है, और अगर अवस्था की बात करें तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कोई भी है उसकी जो अवस्था है, कंडीशन है, वो किसी भी पदार्थ की अवस्था किस बात पे डिपेंड करेगी? वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। किस पे? अंतराण्विक बल। आपने पढ़ा होगा अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठोसों में डेंसिटी ज़्यादा होती है और उनकी असंपीड्यता, उसमें जो है संपीड़न बहुत कम होता है। ठीक है, असंपीड्यता ज़्यादा होती है। तो ये अंतराण्विक बल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। जिनमें अंतराण्विक बल जो है ज़्यादा होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है। चलिए, गैसों में आकर्षण बल कम होता है, तो इसलिए दूर दूर रहती है, उनकी संपीड्यता ज़्यादा होती है गैसों की। ठीक है, जबकि ठोसों की बहुत कम रहती है संपीड्यता। चलिए, 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति कितनी होती है? भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी आपको जो है याद होने चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है कभी भी पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे जो छोड़ना ही पसंद करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, तो आपको देखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कह रहा है ऑक्सीजन में ध्वनि की गति जो है वो 316 मीटर प्रति मिनट होती है, और आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर की बात कर रहा है, में ध्वनि की गति जो है वो कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। न तो ए सही है और न ही इसका बी सही है। ठीक है, न तो ए सही है, न ही इसका बी सही है। कोई सी भी गति जो है इसमें बिल्कुल सही नहीं दे रखी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है और वो 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 5 सेकंड में ही वो 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है 5 सेकंड में। तो उस पर जो आरोपित त्वरण है
उस पर लगने वाला आरोपित त्वरण है वो कितना है, कितना त्वरण उस पर लग सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें इसमें क्या करेंगे, सॉरी इसमें बल पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, बल पूछा गया। देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सेम दे रखा है 200 जूल, 200 पास्कल, 200 किलोग्राम, 200 न्यूटन। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर आप देखें तो ये 100 किलोग्राम है और ये कितने सेकंड में कह रहा है, 5 सेकंड में। कितने सेकंड में कह रहा है, 5 सेकंड में। और गति कितनी है जी इसकी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर एम इतना है, और ये तुम्हारा 5 सेकंड में कह रहा है इतना है, और ये 15 सेकंड हो जा रहा है। ठीक है, तो एक समान त्वरण। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, आप बताइए कैसे निकालेंगे। बस सिंपल सी बात है, त्वरण F बराबर m में होता है। हमें पता है बल जो होता है F बराबर क्या होता है, m में होता है। ठीक है, और कल मैंने इस बारे में आपको बताया था। तो a बराबर क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है भाई, 5 से 15 हो रही है, तो 10 का चेंज हो रहा है। और टाइम कितना है जी आपके पास में, 5 सेकंड है। कितना है, 5 सेकंड। 5 से काटा कितना है, 2। तो a की वैल्यू कितनी है, 2। और m की वैल्यू कितनी है जी, 100। तो 100 गुना 2 कितना आ गया, 200 न्यूटन। कितना आ गया, 200 न्यूटन। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई है, क्योंकि त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो 15 में से 10 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 बटे, और समय कितना रखा, 5 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि में भाई कौन सा एंजाइम होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जी हाँ, लार ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एमाइलेज होता है जी, एमाइलेज। ठीक है, लार ग्रंथि में, लार में देखो टाइलिन भी होता है। ठीक है, तो लार ग्रंथि वैसे 3 तरह की होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है टाइलिन है, वो सॉरी एमाइलेज है, तो आपको एमाइलेज बताना है। ठीक है, 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, तो अगर मनुष्य की लार की बात करें तो उसमें 99% तो लगभग जल ही रहता है। ठीक है, और शेष 1% क्या है, उसमें एंजाइम रहता है। क्या रहता है, एंजाइम रहता है। तो लार में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन और एक लाइसोजाइम। कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम। ये दोनों ही क्या करते हैं, एंजाइम काय का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, पाचन का। ठीक है, रोटी चबाने से जो मीठा लगता है वो किसके कारण की वजह से लगता है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्वाद का पता किससे लगता है, मीठा, वो टाइलिन की वजह से आप पता कर पाते हो। किसकी वजह से, टाइलिन की वजह से आप जो है मीठा मीठा रोटी चबाने से आप पता कर पाते हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या परिवर्तनशील होगा। भाई अभी मैं आपसे ये बता के गया हूं कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। इसका आंसर आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। मान लिया अब वो चेंज ही नहीं कर रही, एक समान गति चल रही है, मतलब पहले भी 5 की स्पीड है मान लेते हैं, और बाद में भी 5 की स्पीड है। ठीक है, और अपॉन समय, समय जो भी है। ठीक है, कितने समय बाद, मान लिया हम 2 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो दोनों समय 5-5 रही, तो 5 से 5 कट गया, कितना आया, 0। तो a बराबर 0। जब हमारी कंडीशन दोनों कंडीशन में एक ही है तो 0 आना है, क्योंकि त्वरण तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, एक समान गति है तो फिर वो तो 0 आ जाए, कट जाएंगे आपस में, एक समान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर चेंज होगा घटेगा, अगर वेग घट रहा है तो ऋणात्मक, माइनस आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक, मतलब अगर आप बाइक की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एक्सीलरेशन की भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप बाइक की स्पीड घटा रहे हैं, रोक रहे हैं, तो एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर एक समान रख रहे हैं तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, शून्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। कितनी जूल है जी, 25 जूल है। हर बार क्वेश्चन आ रहा है इस पे, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, ये कह रहा है कि इसकी गति अगर दोगुनी हो जाए, गति को अगर दोगुनी कर दें तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसकी गति को दोगुनी कर दें, आप एक बात समझें, आप इस पे एक बात समझेंगे, इसने क्या कहा है, ध्यान से सुनेंगे। 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है तो इसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी है। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें, v की वैल्यू। यहाँ से अगर आप निकाल, देखो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें,
ठीक है, या सिंपल सा फंडा है कि आप इसे जो है क्या करेंगे भाई, सिंपल सा फंडा है, आप क्या करेंगे 1/4 इसकी गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जो है इसकी 1/4 गुना हो जाएगी, पहले 1/2 गुना थी, सिंपल सी बात है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो के बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। अगर आप गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर रहे हैं, गति को 2 गुना, गतिज ऊर्जा को नहीं, गति को 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है, गति को 2 गुना कर रहे हैं। पहले मान लिया गति v है, ठीक है, और यहाँ से आपने k की वैल्यू कितनी थी जी 25, और 5 की स्पीड से जा रही थी, 5 की स्पीड से जा रही थी, तो अब तुमने इसकी दुगनी कर दी, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी, इस फॉर्मूले में रख दो यार, सिंपल सी बात है। यहाँ से तुम चाहो तो m का मान निकाल लो, m का मान निकाल लिया, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया 25, तो m बराबर 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, m बराबर 2 आ गया। एक बार आप दोबारा से फॉर्मूले में रखेंगे 10 रखने के हिसाब से, अब 10 के हिसाब से करेंगे, आप 10 के हिसाब से क्या करेंगे, तो गतिज ऊर्जा पूछी है इसने कितनी होगी, तो 1/2, m की वैल्यू तो कितनी आई 2, अब इसने पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 5, अब होगी 10, तो 10 गुना 10 होगी, 10 गुना 10 होगी, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो ये अच्छा दुगनी हुई तो 1/4 होगी ना, तो 4 से इसे फिर 2 से इसे काट लिया 5, तो कितना आया 50, कितना आएगा भाई, नहीं 50 नहीं 1/2 आएगा ना, सॉरी गलत हो गया, देखा ध्यान दो, k बराबर 1/2 mv², हमने m बराबर 2 आया था, तो k बराबर 1/2, m की वैल्यू 2 आई थी ना हमारी, m बराबर 2 जब हमने पहले रखा था, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, हमने उसको दुगुना कर दिया, तो 10 गुना 10 कर दिया ना mv², तो 2 से 2 कट गया, 10 दाम 100, तो कितना आया 100 जूल आएगा, 50 जूल नहीं 100 जूल आएगा, कितना आएगा 100 जूल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, मतलब अगर बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो जल स्तर पूर्ववत रहेगा, क्यों रहेगा भाई, क्योंकि जैसे ही आप जो है बर्फ को जल में डालोगे तो वो अपने आयतन के बराबर पहले ही जल हटा लेता है। अगर वो पहले ही अपने आयतन के बराबर जल हटा लेता है तो उसके पिघलने पे जितना उसका आयतन था उतना ही तो रहेगा वो, भाई उसने तो पहले ही जल हटा लिया, पहले ही वो पानी बखेर दिया, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है गलने के बाद जो है पानी उतना ही रहेगा जितना पहले से था, ठीक है, जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहली। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन सिंपल सी बात है क्या होता है, ये बताना आपको, सिंपल सी बात है घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व होता है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है जी, आयतन गुना घनत्व। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 6ठी क्लास में, द्रव्यमान बराबर होता है वॉल्यूम और गुना डेंसिटी, मतलब आयतन गुना घनत्व होता है, बात समझ में आ रही है। तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन, ये इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है, अपोन में चला जाएगा, तो द्रव्यमान बटे आयतन पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर किसी सोर्स से 4 एम्पियर की धारा, देखो कल ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया था, वैसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है, यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी। इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, फिर मैं सोच रहा, मैंने कहा चलो आप कर ही लेंगे, तो इसमें V बराबर IR लगाना है भाई, आपको क्या लगाना है, V बराबर IR, ठीक है। I की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 60 वोल्ट है, तो R बराबर आपका आएगा यहाँ से 15 ओम, कितना आएगा जी आपका 15 ओम आ गया R, ठीक है। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे 60 और यहाँ 4 से काटेंगे 15 ओम आ गया। अब ये कह रहा कि अगर विभवांतर हम 165 ओम कर दें, 65 वोल्ट कर दें, चलो जी विभवांतर 165 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो R की वैल्यू हमने निकाल ली जी 15, तो ये पूछ रहा है जी धारा कितनी होगी, I की वैल्यू पूछ रहा है आप, ठीक है, तो धारा कितनी होगी, तो 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, तो एक बचेगा 15 एकम 15, तो कितना आ गया 11, तो I बराबर कितना आ गया भाई 11, I बराबर 11 एम्पियर की धारा आ गई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे छोटे, अगर आप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन बताना है आपको। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार चेंज हो गए ना वो दोबारा अपनी कंडीशन में नहीं लाए जा सकते, जबकि फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं, भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जो एक बार चेंज हो गए उन्हें पुनः दोबारा उस अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हो फिजिकल में तो पानी से बर्फ़ का जमना, बर्फ़ से पानी का जमना, ये फिजिकल चेंज है, बात समझ में आ रही है। तो ये कह रहा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है,
तो दूध से अगर एक बार दही जमा दी तो आप दही से दूध नहीं जमा सकते, ये तो हो सकता है। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है। जल का वाष्प में परिवर्तन, बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि जल का अगर वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, अगर उस वाष्प को अगर ढक के रखोगे तो वो फिर पानी में बदल जाएगी, टेम्परेचर डाउन कर दो पानी में बदल जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये फिजिकल चेंज है, ना कि क्योंकि जल से वाष्प बन रहा, वाष्प से पानी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? शरीर में भोजन का पाचन, ये भी केमिकल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से अघात वर्धनीय धातु है। अघात वर्धनीय धातु मतलब जिनको पीटा जा सके और पीट के एक पपड़ी सी बन सके, उन पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। ज़्यादा अघात वर्धनीय कौन सी है? ठीक है, तो बताइए, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड है। गोल्ड जो है वो सबसे आघात वर्धनीय धातु है। उसको सोने को बहुत कितना ही पीट लो जो है वो टूटता नहीं है। लगभग मैं आपको बताऊं, इसके 1 ग्राम तार से, केवल 1 ग्राम तार से जो है आप 2 किलोमीटर तक का आप जो है तार बना सकते हो 1 ग्राम सोने से। समझ में बात आ रही है? तो 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हो, इतना तन्य भी है ये। ठीक है, उसके बाद आता है अंतर्वेशी विभीयोज ऊतक। अंतर्वेशी विभीयोज ऊतक, ये ऊतक का टिश्यू का एक पार्ट है, टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं जी? ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये विभीयोजिति की जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक अंतर्वेशी होते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं पार्श्व होते हैं, मतलब साइड पे लेटरल होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जो जड़ और जो आपके शिखर पे ऊपर टॉप पे होते हैं। ठीक है, आप उन्हें, ठीक है, तो ये अंतर्वेशी जो होते हैं अंदर होते हैं, टहनियों के ऊपर, टहनियों के जो तल होता है टहनियों के, तो ये आपको बताना है कि इनके ऊपरी हिस्से में होते हैं, तल में होते हैं, तल में होते हैं, तल में, टहनियों के तल में। और ये तुमने देखा होगा टहनियों के साइडों में होते हैं, ये जहाँ से टहनी निकलती है ना उस पे होते हैं। बात समझ में आ रही? और पत्तियों के तल में होते हैं। कहाँ होते हैं ये? पत्तियों के तल में होते हैं, टहनियों के साइड में और पत्तियों के तल में होते हैं ये। बात समझ में आ रही है? चलिए, सौर पैनल। सौर पैनल, निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है सौर पैनल में? कौन सी धातु प्रयुक्त होती है ये बताइए। अब धातु की बात कर रहे हैं, वैसे तो वो धातु कह सकते हो आप उसको, धातु ही है, ठीक है नहीं, पर जो है सिलिकॉन जो है वो धातु अर्ध धातु दोनों की तरह काम करती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन। और सिलिकॉन की, सिलिका की ही जो है चिप बनी हुई होती है, आपने देखा होगा गाने वगैरह सुनते हैं उस पर भी चिप बनी होती है। तो सिलिकॉन और चांदी की जो सोलर पैनल होते हैं उनमें सिलिकॉन और चांदी का जो ही वही प्रयोग किया जाता है, पर ज़्यादातर यहाँ पे ऑप्शन जो है आप जो सिलिकॉन लगाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसमें। बात समझ में आ रही है? सौर ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है दाब। दाब क्या होता है ये तो आपको बताइए। P बराबर भैया F/A होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को तो कहते हैं दाब, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसे कैसे कहेंगे? क्षेत्रफल प्लस उच्छेद, गलत है। उच्छेद गुना क्षेत्रफल, ये भी गलत है। उच्छेद बटे क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सही है। उच्छेद बटे क्षेत्रफल मतलब बल बटे क्षेत्रफल, आप कैसे हिंदी में लिखा हुआ है, देख रहे हो। चलिए भाई आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का, किसका पूछा? हाइड्रोजन का किसके समान होता है? ठीक है, तो भैया क्षारीय मृदा धातु के बराबर होता है या अक्रिय गैसों के? तो अक्रिय गैस की तो अंतिम कक्षा में कुछ नहीं होता, तो ये तो गलती हो गया। और हैलोजन, हैलोजन की बात करें तो इसकी संयोजकता -1 होती है, जबकि हाइड्रोजन की नहीं होती। हालांकि हाइड्रोजन को जो है हैलोजन के साथ भी रखा गया है, ऐसी बात नहीं है, कहीं +1 होती है, कहीं इसकी -1 होती है, पर वो गहराई की बात है। ऑप्शन में दोनों चीज़ दे रखी है, वो नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तीसरा क्षारीय मृदा, ये सेकंड डे आता है, ये सेकंड डे आता है भैया। सेकंड डे की क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, तो इसकी 2 होती है वैलेंसी। अब बात आता है क्षारीय धातुएं, तो फर्स्ट डे की जो होती है क्षारीय धातु होती हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्षारीय धातुएं। बात समझ में आ रहा है? तो 1s1 होता है, क्योंकि तो जिसकी जो फर्स्ट जो होता है उसमें 1s1 उसकी जो संयोजकता होती है 1 ही होती है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन बच रहे हैं लास्ट। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। तो निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? बिल्कुल ऐसा लगता है तो कि हमें नए तत्व और भविष्य में मिलेंगे, ऐसा किसने कहा था? किसने अपनी आवर्त सारणी में जो है खाली स्थान छोड़ दिए थे? कौन था वो जिसने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए, जिसे उम्मीद थी कि आगे नए तत्व मिलेंगे?
तो बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर मैंडलिफ होगा। क्या होगा? मैंडलिफ। मैंडलिफ ने तो जो खाली स्थान छोड़े थे उसे पता था कि उस समय जब मैंडलिफ ने जो खोज की थी उस समय जो है 63 थे। कितने थे? 63 ज्ञात तत्व थे। और जो उसने जो परमाणु भार के आधार पे उसकी खोज की थी। किसके? परमाणु भार के आधार पे। जबकि आज का समय जो है आधुनिक आवर्त नियम जो है वो मोजले की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। किसके आधार पर है? परमाणु क्रमांक की। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपतित कोण का मान कितना होगा? देखो मैं आपको बताऊं, दोनों एंगल जो हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर दोनों का 80 है तो मतलब दोनों इक्वल हैं, तो 40-40 के होंगे। फिर 40-40 के होंगे नहीं होंगे? जब दोनों का योग ये 80 बता रहा है तो दोनों कितने के होंगे? 40-40 के होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सारा डाटा मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे, और इससे बाहर नहीं आने वाला। अगर आप ये चीज़ पढ़ते रहे इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला। कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा अगर आप इसे देखते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।